साथियों नमस्कार। आप सभी का गुरु कृपा क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई सर यहाँ अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ेंगे क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अपन बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसको मध्यम यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके अपन एंड तक कंप्लीट इसको अच्छे से कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक हो गया और उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया काम कंप्लीट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान ज्योग्राफी है और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर देखो स्थिति विस्तार से रिलेटेड जो टॉप बातें हैं वो मैंने पहले आपको बता दी थी। आज अपना अगला जो टॉपिक होगा बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे, पूरी चीजें इसके साथ में जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे सेकंड टॉपिक ले रहे हैं अपना, वो है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। देखिए सीईटी और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो है ना वो चल रही है। यानी कि सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज तो जो अपनी थी वो 13 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और सीईटी के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो 20 तारीख से प्रारंभ है। और 20 तारीख से प्रारंभ होने के साथ साथ में सीईटी का जो टारगेट बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है। उसकी क्लासें है ना, अपने जो ऐप है राजेंद्र सर गुरु कृपा, उस ऐप पे कंटिन्यू चल भी रही है। ठीक है, आज से ही उसका स्टार्ट किया है। आज उस पे देखो आर्ट कल्चर की कुछ क्लासें अपलोड कर दी गई है, डेली उस पे क्लासें अपलोड कर दी जाएगी। तो आप उसको वहाँ से बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज जो होगी वो निःशुल्क दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 15 तो माइनर टेस्ट होंगे और 10 या 5 जो है वो मेजर टेस्ट होंगे। मेजर टेस्ट की इंफॉर्मेशन बाद में आपको दे दी जाएगी। देखिए सबसे पहले अपना आज का टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। और विभाजन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो सर कि इसमें पढ़ते अपन क्या है। अरे भाई अपन मान लो कि कोई वस्तु अपने को खरीदनी है तो अपन उसके बारे में पहले उसकी सारी जानकारी लेते हैं। मैंने कहा कि ये अपना जो स्थल मंडल है, यानी कि पहले क्या था, ये पृथ्वी एक गेंद के रूप में एकत्रित होकर कहाँ पर थी, दक्षिणी ध्रुव के पास में थी। वो सब चीजें अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। देखो स्थल मंडल पर जो भी उच्चावच हैं उन उच्चावच का अध्ययन जो है ना वो क्या कहलाता है, भौतिक विभाजन कहलाता है या भौगोलिक विभाजन कहलाता है। यानी कि स्थल मंडल पर स्थित जो भौगोलिक उच्चावच हैं उनका किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। देखो सुनो, स्थल मंडल पर भौगोलिक उच्चावच, और भौगोलिक उच्चावच में जैसे अपन बात करें भाई पर्वत है, पर्वत के अलावा जैसे अपन बात करें पठार है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान है, मरुस्थल है। इन सब का किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अध्ययन जो है, मरुस्थल का क्षेत्र विशेष के संबंध में अध्ययन, अध्ययन करते हैं यहाँ पर। क्या करेंगे अपन कि स्थल मंडल पर भौगोलिक उच्चावच, भौगोलिक उच्चावच का मतलब क्या हुआ, जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, इन सब का अध्ययन करेंगे यहाँ। ठीक है, तो जैसे ना भाई अपन बात करें कि उच्चावच क्या होते हैं, तो देखो सर उच्चावच के अंतर्गत है ना ये आते हैं, पर्वत आता है, जैसे पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, ये सब क्या होते हैं, भौगोलिक उच्चावच होते हैं। और इसमें अगर अपन बात करें कि भौतिक विभाजन जो है या भौतिक प्रदेश के विभाजन का जो आधार माना गया है, वो आधार कौन कौन सी चीजों को मान करके अपन इसका विभाजन करते हैं। मैंने बताया कि अपन पढ़ना क्या है अपने को, कि स्थल मंडल पर जो भौगोलिक उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन करना है। ठीक है, तो सुनो देखो, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार की अगर अपन लोग बात करते हैं, वर्गीकरण का आधार की बात करेंगे अपन, है ना, भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार।
भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने कहा कि देखो अपन सबसे पहले अब स्थलाकृतियों की बात करते हैं कि स्थलाकृतियों में जैसे भाई पर्वत है, पठार है, मैदान है। फिर जैसे स्थलाकृतियों का अपन ने अध्ययन किया उसके बाद में अपन देखेंगे जो नेक्स्ट अपनी की बात है कि वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं या जलवायु दशाएं जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मिट्टी कैसी पाई जाती है, उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी, यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है, इन सब चीज़ों का अपन अध्ययन करते हैं। और फिर उसके बाद में अपन जो अंत में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि उसका जो कृषि प्रारूप है, कृषि और कृषि का प्रारूप क्या है, यानी कि उस भौगोलिक प्रदेश के अंदर कैसी कृषि की जाती है, उसका कृषि प्रारूप कैसा है। फिर उसके बाद में अपन विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंतर्गत कि वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है या नहीं है, उस पर खनिज संपदा कौन सी है, उन सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो मैंने कहा कि भौगोलिक विभाजन का जो वर्गीकरण है इसमें सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं स्थलाकृतियों की। आप चाहे तो नोट साथ में बना लेना, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ एक एक चीज को। स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियों के बाद में अपन बात करेंगे इसकी जो जलवायु दशाएं हैं उसके बारे में। भौगोलिक दशाएं, फिर भौगोलिक दशाओं के बाद में आ जाएगा अपने पास में कि यहाँ पे कृषि और कृषि प्रारूप क्या है, कृषि व फसल प्रारूप, ये इसके वर्गीकरण का आधार अपन मानते हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या आ जाएगा भाई? विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। स्थलाकृतियों के अंदर अपन बात करेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सब बातों के बारे में। तो देखो स्थलाकृतियों में अपन बात करते हैं पठार है, पठार के बाद में जैसे आएगा मरुस्थल अपने पास में है, ठीक है। भौतिक दशाएं जैसे कि यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, किसी भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, यानी कि मृदा कैसी है, वनस्पति किस प्रकार की उस क्षेत्र। कृषि के अंतर्गत है भाई, कृषि जो है वो कैसी की जाती है, जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं ना कि स्थानांतरित कृषि जो की जाती है कि पहले यहाँ पर फिर उसके बाद में की दूसरी जगह पे खेती करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ग्रासीय जनजाति के अगर स्थानांतरित कृषि को अपनाती है तो उसे क्या कहते हैं, शहरी अपनाती है तो उसे क्या कहते हैं, वो सब चीजें अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र में कि वहाँ पे कोई खनिज संपदा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, कोई औद्योगिक क्षेत्र हो। जैसे मैंने कहा कि इसके अंतर्गत अपन औद्योगिक क्षेत्र और खनिज संपदा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? औद्योगिक क्षेत्र, और इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? खनिज। उम्मीद है यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा कि राजस्थान का भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ेंगे। देखो ऐसे बोलते हैं कि ये हार्ड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, याद नहीं होता, ये नहीं होता, सारी चीजें याद होगी। आप तो कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से सुन लो इस बात को। स्थल मंडल पर भौगोलिक उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल का क्षेत्र विशेष के संबंध में अध्ययन जो है वो भौतिक विभाजन है। उसके बाद में अपन बात करें कि इसके जो भौतिक प्रदेश के विभाजन का आधार मानते हैं उसमें सबसे पहले हो गया एक तो जैसे स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियों में अपन बात करेंगे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, इन सब की। भौगोलिक दशाओं में बात करें तो आएगा इसमें जलवायु, मृदा, वनस्पति। फिर उसके बाद में कृषि और फसल प्रारूप है, और उसके बाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत खनिज संपदा, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को अगर नोट करना है तो कर लो। अब अपन बात करें, देखो सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि अपने पास में एक शब्द आया है यहाँ पे, और वो शब्द है उच्चावच। अब उच्चावच क्या होते हैं और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो सुनो, मैं कह रहा हूं भाई आपको, अपन किसकी बात कर रहे हैं? उच्चावच के बारे में बात कर रहे हैं। और उच्चावच के अंतर्गत अपन किन बातों का अध्ययन करते हैं? देखो उच्चावच में मैंने कहा कि पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान है। तो उसमें देखो सबसे पहले भाई इसका निर्धारण जो है ना, उच्चावच का निर्धारण किया जाता है हमेशा समुद्र तल से। भाई पर्वत का निर्धारण कहां से होगा? समुद्र तल से। मैदान का निर्धारण भी कहां से होगा? समुद्र तल से। तो अब ये समुद्र तल है सर, आप कहोगे कि सर भारत में समुद्र तल कहाँ है? तो भारत में अगर समुद्र तल की बात करते हैं ना तो वो अपने चेन्नई में। कहाँ है भारत में समुद्र तल? चेन्नई के अंतर्गत है। अब देखो सुनो, इसके अंतर्गत मैंने कहा कि भाई सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैदान है, पर्वत है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वो किसे कहेंगे अपन, इस बात की जानकारी हमें होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो मैं कह रहा हूं कि भाई मान लो
ये वाला जो क्षेत्र है ये समुद्र तल है, ये क्या है इधर, समुद्र तल। और ये धरातल है। ये लो, ये हो गया अपने पास में धरातल, और ये वाला जो है ये क्या हो गया, समुद्र तल। अब समुद्र तल है तो आपको लोगों को पता है कि भाई समुद्र के अंदर तो क्या पाया जाता है, पानी होगा। समुद्र में तो क्या होगा इधर, ये होगा। ठीक, मैंने कहा कि समुद्र तल करते हैं, इसकी चर्चा करें कि समुद्र तल से इसका विस्तार जो है वो कहां से कहां तक होता है। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, इनको अच्छे से देखना। मैंने ये इस्तेलाह करती इस तरीके से बना दी। अब आप कहोगे कि सर ये इस्तेलाह करती है क्या, तो देखो सुनो मेरी बात, पहले यहाँ पे मैंने कहा कि ये इस्तेलाह करती जो है ना, एक तो ये हो गई, उसके बाद में अपन जैसे सेकंड पे बात करें तो मैंने एक इस तरीके से बना दिया। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं तो इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 300 मीटर है। अच्छे से दिख रहा होगा कितनी है, 300 मीटर। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है वो कितनी है, 600 मीटर। यहां पर अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं और ये इस्तेलाह करती एक इस तरीके से हो गई, फिर इसके बाद में इस्तेलाह करती जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और उसके पश्चात एक इस्तेलाह करती मैंने इस तरीके से बना दी, ठीक है ना, यूं। अब यहां पर सबसे पहले बात करें भाई, ये तो 300 मीटर है, ये 600 मीटर है, और फिर उसके बाद में इस वाली इस्तेलाह करती की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1800 मीटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये है 2700 मीटर, और 2700 मीटर की इस्तेलाह करती है इधर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2700 मीटर से अधिक है। कितनी है, 2700 मीटर से अधिक। मैंने कहा कि भाई समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई तक जो इस्तेलाह करती है पाई जाती है ना, देखो सुनो इधर, मैंने कहा कि समुद्र तल से 300 मीटर तक जो इस्तेलाह करती है, इसको तो अपन क्या कहेंगे, इसको तो बोलेंगे अपन मैदान। क्या बोलेंगे राजा, मैदान बोलते हैं। आई बात समझ में। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ये इस्तेलाह करती जो है, मैंने कहा कि 600 मीटर से अधिक है, 600 मीटर है, 600 मीटर जो इस्तेलाह करतियां पाई जाती है उसको अपन क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अपन पहाड़ी क्षेत्र। ये लो, देखो सुनो, इसको अपन क्या कहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र। समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा जो क्षेत्र होता है या मैदानी क्षेत्र जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। और अगर मान लो ये जैसे मैंने कहा 18% से ऊपर है, सॉरी इसको बोलेंगे अपन पठारी प्रदेश या पठारी क्षेत्र। एक सेकंड रुकना बेटा, पठारी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो इस्तेलाह करती है, उच्चावच जो पाए जाते हैं उसको बोलेंगे अपन पहाड़ी क्षेत्र, उसको बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्र। अगर 2700 मीटर तक है तो उसको अपन बोलेंगे पहाड़, और इससे ज्यादा है तो उसको अपन, उस उच्चावच को अपन क्या कहेंगे, पर्वत कहते हैं राजा। आगे बात समझ में, यहाँ पे ये क्या हो गया, पर्वत। और अगर इधर की बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 2700 मीटर की जो इस्तेलाह करती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पहाड़ बोल रहे हैं। और फिर अगर इसके बाद में अगर
करते हैं 2700 मीटर से अधिक का जो क्षेत्र होगा ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? पर्वत के अंतर्गत आ जाएगा। बताओ यहां तक की बात अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। मैंने क्या कहा? उच्चावच क्या होते हैं? जो ये स्थलाकृतियां पाई जाती है उसको अपन उच्चावच बोल रहे हैं। उच्चावच का निर्धारण किया जाता है या इसको जो डिफाइन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से किया जाता है। और समुद्र तल जो है वो भारत के अंतर्गत किसको मानते हैं? चेन्नई को मानते हैं। मैंने कहा कि समुद्र तल चेन्नई को मान रहे हैं। समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा जो क्षेत्र होगा उसको मैदान कहेंगे। 300 क्षेत्र जो समतल भूमि है उसको। 600 मीटर से अधिक या 600 मीटर जो है उसे पहाड़ी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र कहते हैं। एक 1800 मीटर है पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा, 2700 मीटर है पहाड़ कहलाएगा, और 2700 से अधिक है तो उसको अपन क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। यहां तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकता हूं। फिर आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में आता है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सबसे पहले किया किसने था? कब किया था? किस किस प्रदेश के अंतर्गत इसको बांटे थे? उन सब बातों पे अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, विस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन किया था वो 1967 ईस्वी में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले देखो सुनो, ऐसे लिखना आराम से। सर्वप्रथम जो इसका विभाजन किया राजस्थान का वो कब किया था? 1967 में। और 1967 में ये विभाजन किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का जो नाम था वो था राजस्थान का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी थी। और इसका प्रकाशन जो है वो 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा की अगर पुस्तक की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या नाम था? राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक का जो प्रकाशन है ये किसने किया था? राजस्थान का भूगोल पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वो 1968 में प्रोफेसर तक राजस्थान का भूगोल का जो प्रकाशन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। किसने किया था? नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन किया था सबसे पहले वो 1967 के अंतर्गत यानी कि 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत जो है वो राजस्थान को 7 प्रदेशों में विभक्त किया गया था। यानी कि इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में वर्गीकृत किया। 7 भागों में वर्गीकृत किया। अब देखो सुनो, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई अपना ये प्यारा सा राजस्थान है, मान लो, ठीक। इसके अंतर्गत राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। अपन इस बात को अच्छे से जानते हैं और ये इसकी वजह से मानसून प्रभावित होता है, ये अपने को पता है। मैंने कहा कि इधर जो है ना इसके मध्य से 50 सेंटीमीटर या 500 mm वर्षा रेखा या समदाब रेखा गुजरती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इसको अपन मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। और इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है ना यहाँ पर, इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहर से होती है। तो इन्होंने कह दिया कि सबसे पहले इन्होंने नाम दिया या वर्गीकरण जो दिया वो कहा इन्होंने सबसे पहले नहरी सिंचित क्षेत्र। क्या बताया राजा? नहरी सिंचित क्षेत्र। नहरी सिंचित क्षेत्र के बाद में जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे इधर की ओर आए तो इन्होंने दूसरा था उसका नाम दिया इन्होंने पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल। अब पश्चिमी मरुस्थल का जब अपन अध्ययन करेंगे तो इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क। 0 से 25 और 25 से 50 के बीच में डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने जो तीसरा नाम दिया था वो था अर्धशुष्क प्रदेश। क्या नाम था? अर्धशुष्क प्रदेश।
और अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो है वो किसको शामिल करेंगे, या कौन सी जो रेखाएं हैं उसको शामिल करेंगे, 25 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तीन तो ये हो गए। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा देगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के बाद में जो अगला आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और सबसे अंत में जो आएगा वो आ जाएगा चंबल बीहड़ प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये था किसका योगदान, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण। उन्होंने सर्वप्रथम 1967 में राजस्थान का विभाजन किया। राजस्थान का विभाजन किया, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद में अगर अपन आगे चर्चा करते हैं तो इन्होंने राजस्थान को जो है वो 7 भागों में वर्गीकृत किया था। और 7 भाग कौन कौन से थे, उनके नाम आपके सामने अच्छे से लिखे हुए हैं। सबसे पहले नेहरू से सिंचित, नहरी सिंचित, पश्चिमी शुष्क या पश्चिमी मरुस्थल। फिर उसके बाद में अर्धशुष्क मैदान, अर्धशुष्क मैदान के बाद में आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर उसके बाद में आ जाएगा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। फिर उसके बाद में आएगा दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसको नोट करना हो तो कर सकते हो। नोट कर लिया होगा। अब देखो इसके बाद में ना अपन बात करें जैसे कि डॉक्टर रामलोचन शर्मा, रामलोचन शर्मा ने भी अपना वर्गीकरण दिया था। कब दिया था, 1971 में, यानी 1971 में दिया था। और इसमें है ना देखो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, फालतू इतना टाइम नहीं है अपने पास में ना। सबसे इसके बाद में जस्ट आगे अपन पढ़ेंगे प्रोफेसर या जो हरिमोहन सक्सेना है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। और हरिमोहन सक्सेना ने जो है वो अपना वर्गीकरण राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में 1974 में दिया था, सॉरी 1994 में दिया था। ठीक है, आगे देखो। आगे आता है हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण। अब इसके अंतर्गत देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने 1994 में एक पुस्तक की रचना करी थी। नाइनटीन 1994 में इन्होंने एक पुस्तक की रचना करी थी और उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। 1994 में एक पुस्तक की रचना करी और उसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकृत किया था और वर्गीकरण का जो आधार माना था वो भौगोलिक संरचना और उच्चावच को माना था। तो इन्होंने क्या किया, भौगोलिक संरचना व उच्चावच के आधार पर राजस्थान को भौगोलिक संरचना व उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकृत किया। क्या किया था, हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल और इसके अंतर्गत इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था।
जिसमें से 4 जो भौतिक प्रदेश थे वो थे कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, मैंने कहा कि पश्चिमी मरुस्थल है एक, तो पश्चिमी मरुस्थल, फिर उसके बाद में अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में बात करें अपन तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदान, और फिर उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है राजा, इसको अपन बोलेंगे हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती के पठार, ये इन्होंने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और देखो अपन सीधा सीधा अगर बात करते हैं कि राजस्थान में जो वर्गीकरण दिया है इन्होंने, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया राजस्थान को। और ये 4 भाग जो थे वो थे कौन कौन से? सबसे पहले तो देखो पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल के बाद में अगर अपन लोग चर्चा करें, यहाँ पे था एक अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में आ जाएगा पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान के बाद में आ जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं कहूं आपको, जब अपन इसका अध्ययन करेंगे तो इसको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जब अपन विभाजित करें इधर, तो एक तो आ जाएगा शुष्क प्रदेश या शुष्क मरुस्थल या मैदान, फिर उसके बाद में आ जाएगा एक अर्ध शुष्क। फिर जब अरावली को पढ़ेंगे तो इसका भी वर्गीकरण करेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर जैसे पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे मैंने कहा कि माही बेसिन है, बनास बाणगंगा बेसिन है, चंबल बेसिन है। कौन कौन से आ गए? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया माही बेसिन। माही बेसिन के बाद में बात करेंगे अपन बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, और फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन चंबल बेसिन। और इधर जब हाड़ौती के पठार को पढ़ेंगे तो इसमें एक तो पढ़ेंगे अपन ढक्कन का लावा पठार, और एक पढ़ेंगे अपन विंध्य का गार क्षेत्र। ये अपने पास में इनका वर्गीकरण हो गया। ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई अपने पास में जब यहाँ अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हरिमोहन सक्सेना का, तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो कब किया था? 1994 में किया था। और वर्गीकरण के अंतर्गत जो इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और इसके अंतर्गत राजस्थान को 4 भागों में वर्गीकृत किया। और इन्होंने जो वर्गीकरण का आधार माना था वो भौगोलिक उच्चावच और भौगोलिक संरचना व उच्चावच को माना था। और उच्चावच के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं वो चीज मैं आपको बता दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि इसको 4 भाग थे। 4 भाग थे कौन कौन से? एक तो था पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में वर्गीकृत किया, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। फिर आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन। फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, बोले तो हाड़ौती का पठार, और इसमें ढक्कन का लावा पठार और विंध्य का गाढ़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे बात करें तो देखो मैं आपको यहीं पर एक बात और बता देता हूं कि यहाँ जो ये है संरचनाएं और इनके निर्माण काल की अगर अपन बात करते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ था, तो देखो सुनो, ये जो हाड़ौती प्रदेश है इसका जो निर्माण का काल मानते हैं, या इसका पश्चिमी मरुस्थल का जो निर्माण काल मानते हैं, ये कब का काल है? प्लेस्टोसीन काल है। कौन सा काल है? प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन काल में निर्माण हुआ था किसका? पश्चिमी मरुस्थल का। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये प्री कैम्ब्रियन काल में हो गया। फिर बात करें पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था प्लेस्टोसीन काल में। कौन से काल में हुआ था राजा? प्लेस्टोसीन काल में। और फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कि जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो क्या बताओगे? क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में हुआ?
क्रिटेशियस काल में। तो सीधा सा आपसे ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से कि इनका जो निर्माण है वो कौन कौन से कालक्रम के अंतर्गत हुआ था। ये सब चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। स्थलमंडल पर भौगोलिक उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान आदि के संबंध, किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में अध्ययन जो है वो भौतिक विभाजन के अंतर्गत करते हैं। भौतिक विभाजन की जो या भौतिक प्रदेश के विभाजन के आधार हैं स्थलाकृतियां, भौगोलिक दशाएं, कृषि, फसल प्रारूप, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसमें स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान ये आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में बात करें भौगोलिक दशाएं, जलवायु, मृदा, वनस्पति, इनका अध्ययन करेंगे। फसल प्रारूप आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र और खनिज संपदा इसके अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद में उच्चावच का निर्धारण है, उच्चावच क्या है, कितनी कितनी इनकी ऊंचाई होती है, ये सब आपके सामने लिखा है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले वर्गीकरण किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया था, प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया था, 7 विभाजन दिए थे आपके सामने है। फिर उसके बाद में है कि हरिमोहन सक्सेना का जो वर्गीकरण है, इसमें इन्होंने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल की रचना की 1994 में की थी, 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके बाद में आता है पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको अपन हाड़ौती का पठार बोलते हैं। निर्माण काल आपसे पूछे, पश्चिमी मरुस्थल प्लीस्टोसीन, अरावली कैम्ब्रियन, पूर्वी मैदान प्लीस्टोसीन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस काल में इनका निर्माण हुआ था। अगर हमारा ये छोटा सा एक वीडियो है, कंप्लीट डिटेल से अपन कल से ही स्टार्ट करेंगे, एक को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैंने पहले बताया आपको कि सीटी और सेकंड ग्रेड उसके बैच यहाँ पे चल रहे हैं, आरएस फाउंडेशन का बैच चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो टेस्ट सीरीज का प्रारंभ हो रहा है सीईटी का 20 तारीख से, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।